गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में पेपर सेटिंग चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी, और हमने शुरुआत की थी कुछ बलों के साथ और हम पहुंच चुके हैं एसेंट ऑफ सेल यानी रसारोहण में, और रसारोहण को हम पढ़ने वाले हैं। कुछ बातें मैंने रसारोहण के बारे में आपको पिछली क्लास में बताई भी थी। तो रसारोहण है क्या? रसारोहण जो है पौधे के मूल भाग से शीर्ष तक यानी कि पौधे के आधार से जड़ों से शीर्ष तक जल का ऊपर की ओर चढ़ना ही हम क्या कहते हैं? रसारोहण कह सकते हैं। रसारोहण की क्रिया गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में होती है, और इसमें तने के जो पौधे के शीर्ष भाग है वहाँ तक जल का स्थानांतरण होता है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जाइलम ही मानी जाती है। जाइलम जो है उसी से ही जल ऊपर की ओर चढ़ता है। इस बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा इसे बताया भी है कि जाइलम द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, ना कि जीवित ऊतकों द्वारा। तो रसारोहण की क्रिया का मेन फैक्टर क्या है? रसारोहण की क्रिया कब होती है? जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पौधे में उसकी पत्तियों की जो मेसोफिल कोशिकाएं हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल का त्याग अधिक मात्रा में करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि पत्तियों को जल की आवश्यकता निरंतर बढ़ती रहती है, और उसी आवश्यकता को वो पूरा किससे करती है? रसारोहण की क्रिया से जो जल ऊपर चढ़ता है वो कहाँ पहुँचता है? मेसोफिल कोशिकाओं में पहुँचता है। तो हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि रसारोहण की दर जो है इस पर निर्भर करती है, वाष्पोत्सर्जन पर, उसकी दर पर निर्भर करती है। तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे पादप होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस होता है, और इसके अलावा सिकुइया जाइजेंटियम होता है। तो ये ऐसे पादप हैं जिनकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है, 120 से 130 150 मीटर तक की होती है, और इनमें भी जल निरंतर ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। तो किस वजह से? वो सिर्फ जाइलम या जाइलम तत्वों की वजह से ही हो पाता है। तो जल का स्थानांतरण जाइलम तत्वों विशेषकर वाहिकाओं और वाहिकाओं के माध्यम से होता है या इनके द्वारा होता है। इसमें जीवित ऊतकों का योगदान ना के बराबर होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि जीवित ऊतक भी इसमें योगदान देते हैं। जैसे एक जो गॉर्डलेवेस्की है उसने एक सिद्धांत दिया था, और इसके अलावा जो सर जेसी बोस है उसने एक स्पंदन सिद्धांत दिया था। गॉर्डलेवेस्की ने रिले पंप थ्योरी बताई थी, और इसके अलावा जो गॉर्डलेवेस्की की रिले पंप थ्योरी के अलावा सर जेसी बोस ने स्पंदन सिद्धांत दिया था। तो गॉर्डलेवेस्की ने तो ये कहा था कि इसमें पराशर दाब की जो आवृत्ति है वो बदल जाती है। जाइलम वाहिकाओं की जो पराशर दाब की आवृत्ति है वो भी बदलती है, और साथ ही साथ जाइलम मृदुतक की पराशर दाब की आवृत्ति में परिवर्तन आता है, जिससे कि जल एक सीधी नुमा पथ की तरफ ऊपर चढ़ता है। तो उसने क्या कहा कि जाइलम मृदुतक, तो जाइलम मृदुतक वास्तव में क्या है कि जीवित ऊतक माना जाता है, यानी कि एक सजीव ऊतक है। इसी तरह से जो सर जेसी बोस है उसने क्या कहा कि जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली परत है कोशिकाओं की, उन कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन होता है, जिसकी वजह से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रसारोहण में प्रमुख भूमिका इसकी होती है, जाइलम की होती है, जो कुछ प्रयोगों द्वारा हम देखेंगे। देखिए पहला आता है, मैंने आपको बताया कि थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट यानी वलियन प्रयोग ये दिया गया था, इसके द्वारा मैरी द्वारा दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक पादप लिया, उन्होंने 2 पादप लिए, दोनों पादपों में एक में इस तरह से उसने केवल जाइलम को छोड़ दिया, और बाकी जो भाग था छाल पूरी उतार दी उसने रिंग में इस तरह से गोलाई में, और इसको फिर एक जल से भरे बीकर में रख दिया। तो इस तरह से ये 2 पादप, और इधर वाले पादप में इसने क्या किया कि जो जाइलम का कनेक्शन है वो तोड़ दिया, यानी कि बीच में से जाइलम को कट कर दिया, ऊपर का ऊपर रह गया, नीचे का नीचे रह गया, बाकी इसमें जीवित ऊतक बने हुए हैं। ये काम बहुत सावधानी पूर्वक इसने किया। ठीक है, जल से भरे बीकर में रखने पर हम क्या लिखते हैं
कि इसकी पत्तियां जो है वो अभी तक कैसी बनी हुई है, स्फीत बनी हुई है, ये पत्तियां स्फीत बनी हुई है, जबकि ये जो है ये पादप मुरझा जाता है, ये मुरझा जाता है, ठीक है, ये मुरझा जाता है और ये क्या है, स्फीत पादप। तो इस तरह से इस प्रयोग से स्पष्ट क्या होता है कि जल का ऊपर की ओर परिवहन इसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, ना कि फ्लोएम या फ्लोएम कोन द्वारा। इसके बाद आता है दूसरा प्रयोग जो है वो आता है मूवमेंट ऑफ डाइज, यानी रंजकों का अभिगमन या रंजकों का गमन। इसके लिए बाल्सम का पादप लेते हैं, ठीक है, बाल्सम पादप ये है, डाइज जो है उसका अभिगमन इस तरह से होता है। तो बाल्सम का एक पादप लेकर के एक ऐसे बीकर में रख देते हैं जिसमें इयोसिन का तनु जल के साथ विलयन बनाए हुए हैं, ये है इयोसिन, इयोसिन सॉल्ट, यानी इयोसिन का ये क्या है, विलयन, ठीक है। और ये पादप, इसमें ये शाखाएं हैं और ये शाखाओं की पत्तियां, इसी तरह से ये है, ठीक है। तो कुछ समय बाद हम जब देखते हैं तो जो पत्तियां हैं उनकी सिराएं हमें लाल रंग की दिखाई देती हैं, ये जो सिराएं हैं वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। जब इन पत्तियों का सेक्शन काटते हैं टीएस या फिर तले का टीएस काट के देखते हैं तो हमें इयोसिन या जो लाल रंग है वो कहाँ मिलता है, केवल जाइलम तत्वों में मिलता है, बाकी जीवित कोशिकाओं में इयोसिन नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब ये है कि जल किसकी वजह से ऊपर चढ़ा है, जाइलम के माध्यम से ही ऊपर की ओर गया है। तो जल ऊपर की ओर गया है तो जल में ही तो इयोसिन घुला हुआ था, तो इयोसिन भी जाइलम के साथ साथ जाइलम में होता हुआ कहाँ पहुँचा है, पत्तियों की सिराओं में पहुँचता है और इसीलिए पत्तियों की सिराएं हमें लाल रंग की दिखाई देती हैं। तो दोनों प्रयोग क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि जल का परिवहन इसकी वजह से होता है, जल का परिवहन होता है जाइलम की वजह से, ठीक है। एक और प्रयोग है इसमें तीसरा, ये प्रयोग भी क्या बताता है, एक काष्ठीय पादप लेते हैं, टीलिया, एक काष्ठीय पादप टीलिया ले रहे हैं, ठीक है। और इस टीलिया के पादप को हम, ये टीलिया के दो पादप हैं, ठीक है। इस पादप को तो हमने क्या किया है कि इसके जो जीवित ऊतक हैं, जो इसके जीवित ऊतक हैं उनको हमने हटा दिया नीचे से, ठीक है, नीचे से हटा दिया। क्या बचा रहा है, केवल जाइलम बचा हुआ है, ठीक है, ये जाइलम बचा हुआ है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से ये दो बीकर में जल, देखिए ये हमने दो पादप लिए, इसके टीलिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, ये यहाँ पर हमने इसको मोम लगाकर इस तरह से हमने क्या किया, मोम लगाकर फ्लोएम को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। केवल फ्लोएम को ब्लॉक किया है, जाइलम को नहीं, ध्यान रखना है। यहाँ हमने क्या किया है, केवल फ्लोएम को ब्लॉक किया है, फ्लोएम ब्लॉक, ठीक है, ये वाटर हो गया। और यहाँ हम क्या करते हैं कि जाइलम को ब्लॉक कर देते हैं इस तरह से, ये जाइलम को ब्लॉक करते हैं, ये यहाँ पर देंगे हम जाइलम ब्लॉक, जाइलम को ब्लॉक कर चुके हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा ब्लॉक किया हमने, यहाँ पर हमने किया है फ्लोएम को ब्लॉक। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जाइलम है, ये
वाला जो हिस्सा है ये क्या है, जाइलम, और ये किसके संपर्क में है, जल के संपर्क में है। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि जो जाइलम है उसको अवरुद्ध किया गया है, इसीलिए इस प्रयोग को हम कहते हैं अवरुद्ध प्रयोग। और इसमें जब हम देखेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो मुरझा जाती हैं, इसकी पत्तियाँ मुरझा चुकी हैं, जबकि इसकी पत्तियाँ जो है वो अभी टर्गेट अवस्था में है, यानी कि स्थिर अवस्था में बनी रहती है। जबकि ये विल्ट हो जाता है, यानी कि इसकी जो इसमें जो है विल्टिंग आ जाती है, मुलानी आ जाती है। तो ये प्रयोग भी ये सिद्ध करता है कि जल का परिवहन इसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा किया जाता है। आगे हम कुछ सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, रसारोहण के सिद्धांत। ये बात सबसे पहले बताने का अर्थ ये है, सिद्धांत तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कुछ वैज्ञानिक ये कहेंगे कि जल का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है, कुछ कहेंगे कि सीढ़ी नुमा होता है, सबके अपने अपने तर्क और मत होते हैं। ये सबसे पहले बताने का मतलब ये है कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि जल का आरोहण इसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा, ठीक है। तो आगे है रसारोहण के सिद्धांत। रसारोहण के सिद्धांत 3 प्रकार के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से? पहला है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये पहला है, जिसे हम जैविक बल सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इसमें रूट प्रेशर थ्योरी, ये दूसरा सिद्धांत है जिसे हम मूल दाब सिद्धांत कहते हैं। तीसरा जो है इसमें ये आता है फिजिकल फोर्स थ्योरी। तीसरा सिद्धांत क्या है? भौतिक बल सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है वाइटल फोर्स थ्योरी, पहला सिद्धांत पढ़ेंगे हम जैविक बल सिद्धांत। तो जैविक बल सिद्धांत क्या कहता है कि जल का आरोहण जीवित कोशिकाओं की सक्रियता के फलस्वरूप होता है। कौन सी जीवित कोशिकाओं की सक्रियता के फलस्वरूप? सहवैक ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू की जीवित कोशिकाओं के सक्रिय या उसकी सक्रियता के कारण होता है। तो वैस्कुलर टिश्यू दो ही होते हैं, अगर हम देखें मोटे तौर पर, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम होता है मृत ऊतक, अधिकतर उसमें मृत, सिर्फ जाइलम जो मृदूतक है वो जीवित होता है, बाकी सब मृत होते हैं उसमें, जबकि फ्लोएम जो है वो जीवित ऊतक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या कहता है सिद्धांत कि जल का आरोहण सजीव कोशिकाएं, वैस्कुलर टिश्यू की सजीव कोशिकाओं की सक्रियता की वजह से होता है। ये सिद्धांत ये कहता है। और इसमें पहला है वेस्टर मायर, ये वैज्ञानिक है, एक फिजियोलॉजिस्ट था, जिसने 1883 में ये कहा कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम मृदूतक द्वारा होता है। इसने क्या कहा? जल का परिवहन जाइलम मृदूतक द्वारा होता है, ना कि वाहिकाओं और वाहिनिकाओं द्वारा। जाइलम में जो 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम मृदूतक, वाहिका, वाहिका, ठीक है, फाइबर, इनमें से ये क्या कहता है कि जल का आरोहण किसके द्वारा होता है? जाइलम मृदूतक के द्वारा होता है। जाइलम मृदूतक क्या है? जीवित ऊतक है, ठीक है। वाहिनिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा नहीं होता। वाहिनिकाओं और वाहिकाओं का काम क्या है? केवल जल का संचयन करना होता है। ये बात किसने कही? वेस्टरमायर ने कही, ठीक है। इसके बाद गोल्डलेवेस्की क्या कहता है? गोल्डलेवेस्की ने एक सिद्धांत किया था जिसे हम रिले पंप थ्योरी लेते हैं। रिले पंप थ्योरी, ये सिद्धांत किसने दिया था? गोल्डलेवेस्की ने दिया था। गोल्डलेवेस्की क्या बताता है कि जो ओपी है कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाओं की? जो जाइलम मृदूतक है उसकी ओपी में परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी ओपी का आवर्ती परिवर्तन होता है। इसमें
जाइलम मृदुतक में ओपी का आवर्ती परिवर्तन होता है। अब जाइलम मृदुतक कोशिकाओं में आवर्ती परिवर्तन के फलस्वरूप होता क्या है? आवर्ती परिवर्तन होगा तो ओपी क्या है? बढ़ जाती है, ओपी बढ़ जाएगी। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जल का गमन कम ओपी क्षेत्र से अधिक ओपी क्षेत्र की ओर होता है, कम ओपी क्षेत्र से अधिक ओपी क्षेत्र की ओर जल का गमन होता है। तो यहाँ पर ओपी बढ़ चुकी है, तो अब ये कोशिकाएं क्या करेगी? जाइलम मृदुत की कोशिकाएं क्या करती हैं? जो वाहिकाएं हैं उनसे जल को ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, जाइलम वाहिकाओं से ये क्या कर लेती हैं? ओपी बढ़ने से ये जल ग्रहण करती है। ठीक है, जल ग्रहण किससे करेगी? ये करती है जाइलम वाहिकाओं से, और इसकी ओपी हो जाती है कम। ठीक है, क्योंकि जल ग्रहण कर लिया तो ओपी हो जाएगी कम। तो जल ग्रहण किससे किया? जाइलम वाहिकाओं से किया, तो जाइलम वाहिकाओं की अब ओपी बढ़ जाएगी। तो जाइलम वाहिकाएं क्या करती हैं? फिर वो जल ग्रहण करती है, इससे अपनी नीचे वाली कोशिका से। तो जाइलम मृदुकी, जो मृदुकी कोशिकाएं हैं उनमें इस तरह से पराशर दाब कम या ज्यादा होता रहता है, जिससे जाइलम वाहिका में जैसे ही इसका जो जाइलम मृदुतक है इसमें देखिए जैसे ही ओपी में परिवर्तन होगा इसकी ओपी बढ़ जाएगी, तो ये जाइलम वाहिका से जल ग्रहण कर लेती है। फलस्वरूप जाइलम वाहिका का ओपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इसका ओपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाइलम वाहिका अब क्या करेगी? अपने से नीचे वाली जाइलम मृदुकी से क्या कर लेती है? जल का अवशोषण कर लेती है। अपने से नीचे वाली का करेगी, ऊपर वाली का नहीं। अपने से नीचे वाली से जल का अवशोषण कर लेती है, जिससे इसकी ओपी फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर जो मृदुतक है इसको देखिए इस तरह से समझेंगे हम, दोबारा से देखिए। ये है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये है जाइलम वेसल्स, फिर ये है जाइलम पैरेन्काइमा, फिर ये क्या है? जाइलम वेसल्स। अब देखिए, अब इसका ओपी क्या है? ज्यादा है, इसका ओपी ज्यादा हो गया। इसका ओपी ज्यादा है तो क्या करेगा? ये जल का अवशोषण करेगा, इससे जाइलम वेसल से। तो इसका ओपी क्या है? कम है। जल कम ओपी क्षेत्र से अधिक ओपी क्षेत्र की ओर जाता है। तो ये जाइलम वेसल जाइलम वाहिकाओं से जल ग्रहण करेगा, तो अब इसकी ओपी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब इसकी ओपी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जल का गमन, ठीक है, और इसकी ओपी हो जाएगी कम। जैसे ही जल का अवशोषण कर लेगी पैरेन्काइमा, इसका ओपी कम हो जाएगा और इसका ओपी बढ़ जाएगा। ओपी बढ़ जाता है, ठीक है, ओपी बढ़ गया। अब ये क्या करेगा? ये अपने से नीचे वाली कोशिका से जल ग्रहण करेगी, यानी जाइलम पैरेन्काइमा से जल ग्रहण करती है। ये जल का गमन, जैसे ही जल का गमन यहाँ होगा वेसल्स में, फिर इसका ओपी कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास ओपी कम हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। जाइलम पैरेन्काइमा के पास क्या हो गया है? जल का जो ओपी है वो ज्यादा हो गया है। तो अब ये क्या करेगा? ये अपने से नीचे वाली जाइलम वेसल से जल ग्रहण करेगा। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये हो गया एक सीढ़ीनुमा पथ, सीढ़ीनुमा पथ हो गया, ठीक है। तो जल इस तरह से सीढ़ीनुमा पथ से ऊपर चढ़ता रहता है। इसे कहते हैं रिले पंप थ्योरी। यानी जब जाइलम वेसल्स में ओपी बढ़ जाएगी तो ये अपने से ऊपर वाली जाइलम रंध्र की कोशिकाओं में जल को पंप कर देती है, ठीक है, और नीचे वाली जाइलम पैरेन्काइमा से जल का अवशोषण करती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सीढ़ीनुमा पथ इसने बताया था, बोर्ड ने बताया था। अब देखिए दो प्रयोग हमने देखे, मतलब दो बातें हमने
लेकिन इन पर कुछ आपत्तियां भी हैं, आपत्तियां ऑब्जेक्शंस भी हैं। कौन कौन से हैं ऑब्जेक्शन, ये भी पता होना चाहिए आपको। पहला ऑब्जेक्शन तो ये है कि जाइलम वाहिकाओं और जाइलम मृदुतक में कभी भी सीढ़ी नुमा पथ नहीं पाया जाता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बोर्डलेविस्की ने अवधारणा दी है वो गलत है, बिल्कुल। क्यों गलत है? क्योंकि जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स कभी भी सीढ़ी नुमा व्यवस्था में नहीं होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि स्ट्रॉसबर्गर, सबने इसका नाम सुना है, स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है। तो स्ट्रॉसबर्गर ने एक प्रयोग किया था। उसने क्या किया? तने के कटे हुए सिरे को पिपरी कमल में डुबाकर, यानी ये तना है, तने का कटा हुआ सिरा है, इसको इसने क्या किया? पिपरिक एसिड इसमें डुबाया, ठीक है। इसमें डुबाने के बाद भी इसने क्या देखा कि कोशिकाएं मृत होने के बावजूद भी जल ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। अर्थात जीवित कोशिकाओं का जल के आरोहण में योगदान नहीं होता है, केवल मृत कोशिका अर्थात जाइलम की मृत कोशिकाओं का योगदान होता है। तो स्ट्रॉसबर्गर का प्रयोग ये बताता है कि इस तरह से जीवित कोशिकाओं से संभव नहीं है। तीसरा जो सिद्धांत किया गया था वो दिया गया था सर जेसी बोस द्वारा। इसके द्वारा सर जेसी बोस द्वारा, ठीक है। इसने दिया था स्पंदन सिद्धांत। तो इसने क्या किया कि इस तरह से तने में सुई जो है तो ये है वाटर, जल, ठीक है। वाटर ना मान इसको मान लेते हैं गमले में लगा वाटर, ठीक है। इस तरह से ये पॉट, तो ये है इसकी नीडल और ये है गैल्वेनोमीटर। तो जैसी बोस ने ये इस तरह से प्रयोग किया था, तो तने में उसने क्या किया कि सुई जो है, नीडल जो है, उसको लयबद्ध स्पंदन के लिए सुई को चुबाकर गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित करवाता है। जब ये विद्युत धारा प्रवाहित करता है सुई में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि तने में जो वनकुट है, कॉर्टेक्स, उसकी सबसे भीतरी परत जो होगी उसके अंदर लयबद्ध स्पंदन होते हैं। लयबद्ध स्पंदन होने की वजह से ही जल क्या करता है, ज़्यादा ऊपर की ओर चढ़ पाता है। तो कॉर्टेक्स होता कहाँ है? एंडोडर्मिस के पास होता है। तो एंडोडर्मिस भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाती है। तो इस तरह से स्पंदन क्रिया से जल का ऊपर की ओर चढ़ना किसने बताया? सर जेसी बोस ने बताया। लेकिन कॉर्टेक्स भी क्या है? जीवित कोशिकाएं हैं, इसलिए ये सिद्धांत भी मान्य नहीं, क्योंकि जीवित कोशिकाओं द्वारा जल ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जब कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन होगा तो कोशिकाएं फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी। तो जब वो फैलती है तो वो अपनी पीछे वाली कोशिका से जल अवशोषित कर लेती है, और जब सिकुड़ती है तो वो अपने आगे वाली कोशिका को जल ट्रांसफर कर देती है। किस आधार पर? स्पंदन के आधार पर, जबकि ऐसा सही नहीं। तो सर जेसी बोस द्वारा दिया गया सिद्धांत भी क्या है? मान्य नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉसबर्गर जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने ये बता दिया है कि जल का ऊपर की ओर आरोहण मृत कोशिकाओं द्वारा होता है, ना कि जीवित कोशिकाओं द्वारा। इसी तरह से हीटिंग एक्सपेरिमेंट,
मूवमेंट ऑफ डाइट्स और इसी तरह से ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट यानी अवरुद्ध प्रयोग भी हमें क्या बताते हैं कि जल का परिवहन सदैव जाइलम द्वारा होता है, ना कि फ्लोएम। तो ये सिद्धांत आते हैं जैविक बल सिद्धांत में। आगे हम बात करेंगे मूल दाब सिद्धांत। ठीक है, मूल दाब सिद्धांत के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।